ओके जी। सो हमारा जो चैप्टर 1 के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे ना, फर्स्ट लेक्चर वी डिस्कस इंट्रोडक्शन टू डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने मेनली बेसिकली इस डायग्राम को मेनली फोकस किया था, जिसमें हम ये बात ये कर रहे थे कि आपके पास जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, लाइक y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. सो वी सेड दैट कि इट्स बेटर टू कॉल इट आउटपुट इन अ बेटर टू कॉल इट्स आउटकम. ठीक है, इंस्टेड ऑफ आउटपुट हम इसको आउटकम अगर कहें तो वो ज्यादा बेटर है. और आउटकम क्या होता है? दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आउटपुट. लाइक अगर एक प्रोडक्ट बन के आ रहा है, सो ऑब्वियसली दैट इज आउटपुट, बट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके साथ अटैच हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं. मीन उसका साइकिल टाइम क्या आ रहा है, उसकी सरफेस फिनिश कैसी आ रही है, उसकी लेंथ क्या बन रही है, उसका वेट क्या है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डाया क्या है. सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज आउटकम. सो व्हाई जब भी हम आउटपुट लें, सो मेक श्योर कि आपके ज़हन में फौरन आना चाहिए, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटकम पर्सपेक्टिव. क्योंकि हम हमारे पास वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक हमसे प्रोडक्ट का वेट ठीक नहीं बन पा रहा या उसका डाया ठीक नहीं बन पा रहा, हमने उसको इम्प्रूव करना. ठीक है. और लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे इनपुट्स मीन इन डीओई के पर्सपेक्टिव में हम क्या कहते हैं, इनपुट का मतलब है फैक्टर्स, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेरी इस आउटपुट को अफेक्ट कर रहे हैं. ओके, अगर मेरे से वेट ठीक नहीं बन पा रहा तो मे बी पॉसिबल है मशीन की स्पीड मैंने बहुत ज्यादा रख दी हुई है. ठीक है, मटेरियल का जो टाइप में इस्तेमाल करूँ वो ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, मशीन की सेटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक है, मे बी पॉसिबल है कि जो शिफ्ट्स की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, मे बी इवनिंग शिफ्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स. और उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि टू स्टार्ट विद टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स वी कैन ड्रॉ द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. ठीक है, सो इनिशियली वी कैन स्टार्ट फ्रॉम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी आउटकम, जो पर्टिकुलर आउटकम है, ठीक है, कुड बी यील्ड, कुड बी वेट, उसके ऊपर वो कौन से कॉजेज है जो कि अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, हमने उनकी लिस्ट कर ली. एंड देन वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास उन कॉजेज, क्योंकि सारे के सारे कॉजेज जो है ऑब्वियसली इफेक्ट नहीं करते. लाइक जैसे हमने लास्ट टाइम जो है वो गोल्फ की एक एग्जांपल डिस्कस की थी. हमने कहा था कि बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस एज वेल एज नॉलेज, हम सिंपली देखते हुए भी ये कह सकते हैं कि ये वाले जो कॉजेज हैं ये हमारे आउटपुट के ऊपर या आउटकम को अफेक्ट नहीं कर सकते. बट दीज फैक्टर्स, दीज 4 और 5 6 फैक्टर्स जो है वो हमारे आउटकम को अफेक्ट कर रहे होते हैं. और एक और चीज याद रखिएगा कि जो जब तो हम स्क्रीनिंग कर रहे थे, स्क्रीनिंग का क्या मतलब होता है कि आपने 8 9 या 10 जितने भी फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, हमने उनको उनमें से सॉर्ट आउट करना है कि वो कौन से पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो कि मेरे आउटकम को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जबकि करेक्टराइजिंग या ऑप्टिमाइजिंग का क्या मतलब होगा कि जब आप प्रोडक्ट डीओई करेक्टराइजिंग पर्सपेक्टिव से या ऑप्टिमाइजिंग पर्सपेक्टिव से, मीन हम ये कह रहे हैं कि वेट की वेरिएशन को कम करना है या वेट एक नॉमिनल पॉइंट पे लेके आना है, तो उस वक्त हम बात ये कर रहे थे कि आपके जो फैक्टर्स हैं वो मल्टीपल नहीं होने चाहिए, बल्कि वो 3 या 4 या 5 इज द मोर देन इनफ. सो नॉर्मली 3 to 4 और 5 इज मोर देन इनफ फैक्टर्स होने चाहिए जो कि आप समझते हो कि आपके आउटकम को अफेक्ट कर रहे हैं. इससे ज्यादा इट्स नॉट अ गुड थिंग. ओके, सो फर्दर हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं और अनकंट्रोलेबल होते हैं. सो कंट्रोलेबल फैक्टर्स का क्या मतलब है कि हम जिनको खुद से जो है वो मैनिपुलेट कर सकें. मीन हम मशीन की स्पीड को लो पे रख के चेकआउट कर सकें, हाई पे. सो ये हम खुद से कंट्रोल कर रहे हैं मशीन की स्पीड को. ठीक है, हम प्रोडक्ट मटेरियल को खुद से कंट्रोल कर रहे हैं कि मैं मटेरियल टाइप ए इस्तेमाल करके देख रहा हूँ प्रोडक्ट बना के तो क्या इफेक्ट आ रहा है, और वो बी बना के देख रहा हूँ तो क्या आ रहा है. सो कुछ फैक्टर्स जो हैं जिनको हम बेसिकली कंट्रोलेबल फैक्टर, जिनको हम डेलिबरेटली चेंज कर रहे हैं. और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को हमने कहा था कि ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हम नॉइज फैक्टर भी कहते हैं. ठीक है, सो जो कि कंट्रोलेबल नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल कुड बी एनवायरनमेंट इज द कंट्रोलेबल फैक्टर. ठीक है, सो देयर कुड बी अदर फैक्टर्स एज वेल जो कि अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं, नॉइज हो सकते हैं. जबकि हमने डिस्कस किया था कि इन रोबस्ट डिजाइन कि हम क्या कह रहे होते हैं कि आपके पास इन अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स का भी इफेक्ट हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं. ओके, सो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेस एक्सपेरिमेंट विद सिंगल फैक्टर. मीन
राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपने जो है वो लेना है आउटपुट को, और जो इनपुट के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको हम x1 x2 अप टू xn कह रहे हैं, हमने एक फैक्टर लेना है. सो x1 जो वो एक फैक्टर को इंडिकेट कर रहा है. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल फैक्टर. ठीक है. सो पहले हम जरा थोड़ा लिटिल बिट जो है वो डिस्क्रिप्टिव के एंगल में डिस्कस कर लें, एंड देन वी विल डिस्कस कि हम इनको टेस्ट कैसे कर सकते हैं. So we will quickly discuss the basic of statistics and then we will jump to the comparative analysis. Okay, like जैसे ये डायग्राम या जो हमने इस प्रोसेस को लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि y क्या है और एक्सिस क्या है, so इसको मैं फिलहाल स्किप करूं. जब भी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि y is basically the output or your response variable, जबकि इनपुट जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको हम फैक्टर्स कहते हैं, कॉजेज होती हैं जो कि आपके आउटपुट को अफेक्ट कर रही है. So here are few examples from you can say engineering or injection molding or assembly line processes के perspective से. So जैसे मैं आपको example दे रहा था कि आपके पास जो y है that is basically the outcome. ठीक है. मीन एक प्रोडक्ट असेंबल होने के बाद आई है, उसका साइकिल टाइम क्या है, that is one characteristics. नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितनी अकर हो रहे हैं, that is another characteristic. ठीक है. सो फैक्टर्स क्या है, मे बी मेथड के अंदर इश्यू हो, मे बी जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, टूल टाइप के अंदर प्रॉब्लम आ रहा हो. इसी तरीके से अगर हम इंजेक्शन मोल्डिंग की एग्जांपल लें तो उसमें आउटकम फैक्टर क्या हो सकता है, यील्ड क्या आ रही है, साइकिल टाइम ऑफ द प्रोडक्ट क्या आ रहा है, स्क्रैप्स हम कितने बना पा रहे हैं, डिमेंशंस कितनी आ रही हैं, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहा है, और इस y के ऊपर को अफेक्ट क्या कर रहा है, मे बी प्रेशर इफेक्ट कर रहा हो, मे बी टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा हो, मे बी स्पीड इफेक्ट कर रही है, एंड सो ऑन. सो देयर कुड बी द मल्टीपल फैक्टर्स. सो हमने उन फैक्टर्स की जो बेस्ट फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं और उनकी अप्रोप्रिएट जो है वो सेटिंग्स आइडेंटिफाई करनी है जिनसे हम अपनी y को जो है वो बेहतर कर सकें, ऑप्टिमाइज कर सकें. ओके, नो द लाइक जैसे हमने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स कोर्स के अंदर भी डिस्कस किया था कि आपके पास जो डेटा टाइप्स हैं वो मेनली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज अ क्वालिटेटिव जिसको हम एट्रीब्यूट डेटा भी कहते हैं, अनदर इज अ क्वांटिटेटिव. ठीक है. क्योंकि हमारे पास जो y और एक्सिस है वो ऑब्वियसली इन्हीं कैटेगरीज के अंदर ही रहते हैं, राइट. सो इसमें हमारे पास नॉर्मली जो DOE के अंदर होगा, हम जितने एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे होंगे उन तमाम के अंदर जो y वेरिएबल होगा वो आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल ही होगा. ओके, जबकि फैक्टर्स जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे जब मैं क्वालिटेटिव की बात कर रहा हूँ तो वो बाइनरी फॉर्म में भी हो सकते हैं या अदर फैक्ट भी हो सकते हैं, लाइक जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट्स कह लें या हम कह लें टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट A B C D. ठीक है. सो वो क्वालिटेटिव टाइप ऑफ कैटेगरीज है, लाइक जैसे हमने डिस्कस किया हुआ. इसी तरीके से क्वांटिटेटिव के अंदर हमने कहा था कि इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज डिस्क्रीट एंड अदर इज कॉन्टिन्यूस. डिस्क्रीट हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल डाटा जिसको हम मेजर नहीं कर सकते बट काउंट कर सकते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूस डाटा जो होता है दैट इज अ मेजरेबल डाटा. ठीक है. जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लाइक टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है. सो वेट को हम मेजर कर सकते हैं, हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, जबकि जिसको हम काउंट कर सकें वो दैट इज अ डिस्क्रीट डाटा. ओके, अब डिस्क्रीट डाटा यानी मीन क्वालिटेटिव और कॉन्टिन्यूस डाटा को मेजर करने के लिए फिर हमने कुछ स्केल कैटेगरीज को भी डिस्कस किया था. वन इज कि हमारे पास नॉमिनल स्केल होता है, ऑर्डिनल स्केल दैट इज अ ब्रांच ऑफ न्यूमेरिक क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डाटा जिसको हम कैटेगोरिकल भी कहते हैं, जबकि जो हमारे पास आ जाता है दूसरे स्केल जिनको हम कह देते हैं, वन इज द इंटरवल स्केल एंड द रेशियो. सो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट का जिक्र कर रहे हैं. So this is basically the quantitative type of variable or quantitative type of data. ठीक है. And then we have discussed कि आपने अगर qualitative data हो तो उसको descriptive कैसे analysis करना है. बट क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम ज्यादातर जो डील कर रहे होंगे वो क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डाटा को, जो y जो है वो ज्यादा क्वांटिटेटिव ही होगा, हम उसको y को लेके चल रहे होंगे. क्योंकि इवन जो हमने मीन डिस्कस किया था जो इस कोर्स के अंदर इम्पोर्टेंट which is ANOVA as well as regression. So उसके लिए जो हम regression types और ANOVA डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास y continuous data ही होता है. So इसलिए हम continuous data का सबसे पहले descriptive approaches डिस्कस करने लगे. So हमने कहा था कि quantitative data या continuous data को अगर हमने describe करना है
सो डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है दैट इज बेसिकली द एवरेज वैल्यू, और यू कैन से द सेंटर वैल्यू ऑफ दैट डाटा। और उसके हमने डिफरेंट तरह की एवरेजेस डिस्कस की थी, मीन, मीडियन, मॉड। सो बेस्ड ऑन दैट डाटा शेप हम जो है वो अप्रोप्रिएट मेजरमेंट पिकअप कर सकते हैं। लाइक जैसे यू नो दैट के अगर सिमेट्रिकल हो तो हम मीन को प्रेफर करते हैं, अगर स्क्यूड हो तो हम मीडियन को प्रेफर करते हैं। इसी तरीके से वेरिएशंस हमने डिफरेंट तरह के डिस्कस की थी। हमने रेंज डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस किया था, हमने वेरिएंस को डिस्कस किया था, इंटर क्वार्टर रेंज को डिस्कस किया था। ठीक है, सो जो कि आपके डाटा के अंदर वेरिएशन को मेजर करने के लिए हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। सो सेंटर वैल्यू और एवरेज वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते थे? न्यूमेरिकल वैल्यू which is indicated the whole data set. So एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि इंटायर डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही हो उसको हम सेंटर्ड वैल्यू और यू कैन से द एवरेज वैल्यू कहते हैं। सो दैट्स वेयर दैट मस्ट बी अप्रोप्रिएट वैल्यू होनी चाहिए। और वेरिएशन को हमने डिफाइन किया था कि all the data sets which are lying away from the mean कि how much the data points are lying away from the mean value, that would be called as a variation. So based on the variation as well as centered, हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो डाटा की शेप बन के आती है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सो मे बी वो सिमेट्रिकल शेप बन रही हो, मे बी वो स्क्यूड बन रही हो, माइट बी पॉसिबल वो यूनिफॉर्म बन रही हो, मीन एक ही तरह की वो शेप बन रही है। सो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि शुड वी यूज मीन और शुड वी यूज मीडियन, शुड वी यूज स्टैंडर्ड डेविएशन, शुड वी यूज रेंज। ठीक है, सो उस पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें। एंड देन लास्ट वन द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि हमने डिस्कस किया था कि हम अल्टीमेटली जो है वो आउटलायर्स को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, क्योंकि आउटलायर्स इन द डाटा जो है वो किसी स्पेशल रीजनिंग को इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, कि माइट बी पॉसिबल कि कोई प्रोडक्ट आपसे ऐसा बन गया जिसकी यील्ड बहुत ज्यादा हाई हुई, सो वी कैन आइडेंटिफाई ओके ऐसा क्या हुआ उस वक्त की यील्ड परसेंटेज हमारी बहुत ज्यादा हुई है या बहुत कम हो गई है। So outlier are basically indicating the extreme point in the data set. So जो कि हम descriptive analysis करते वक्त identify भी कर सकते थे। So उसके हमने graphical tools भी discuss किए थे, histogram, box plot। ठीक है, so उसको हम आज भी quickly जो है वो discuss करें। Okay, so quantitative data को represent करने के लिए जैसे हमने probability and stat के अंदर भी discuss किया था कि हम either we can use numbers or graphs, ठीक है, और tables। ठीक है, सो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं या स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाते हैं। ठीक है, ताकि हम डाटा को अरेंज कर सकें। ग्राफ्स हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, इधर वो डॉट प्लॉट हो, हिस्टोग्राम हो या बॉक्स प्लॉट, टू आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मीन डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते थे, और ये देखने के लिए कि क्या डाटा की शेप जो है वो सिमेट्रिकल है, स्क्यूड है। ठीक है, डाटा के अंदर कोई एक्सट्रीम पॉइंट्स लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उनकी बेसिस के ऊपर हम पिक कर रहे होते थे सेंटर पॉइंट्स को। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इवन स्क्यूनेस के जरिए भी हम देख सकते हैं कि डाटा जो है वो सिमेट्रिकल है या नहीं। सो हमने पढ़ा था कि अगर स्क्यूनेस की वैल्यू जो है वो 0 हो तो इट मीन डाटा सिमेट्रिकल है। ठीक है, और यू कैन से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर आपके पास स्क्यूनेस की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है इट मीन पॉजिटिव स्क्यूड है, और अगर स्क्यूनेस की वैल्यू लेस देन आ जाती है तो इट मीन नेगेटिव स्क्यूड है। जबकि जो कॉर्टोसिस की वैल्यूज होती हैं ये आपके शेप की पीकनेस को इंडिकेट करती है, मीन जो सिमेट्रिकल कर्व है उसकी पीकनेस को इंडिकेट करता है। अगर तो आपका कॉर्टोसिस जो है वो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 3 होती है, तो हमने डिस्कस किया था, तो हम उसको कहते हैं इट्स अ नॉर्मल सिमेट्रिकल कर्व और यू कैन अ प्रॉपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर आपके पास जो कॉर्टोसिस की वैल्यू जो है वो लेस देन है तो उसको हम प्लेटो कॉर्टोसिस कहते थे, लेस देन 3 है, और ग्रेटर देन 3 है तो उसको लेप्टोकॉर्टोसिस कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली कॉर्टोसिस जो है वो पीकनेस ऑफ द कर्व को इंडिकेट कर रहा होता है, जबकि शेप स्क्यूनेस की वैल्यू में इंडिकेट कर रही होती है। ओके, इसी तरीके से हमने कहा था कि जो सेंटर वैल्यू और वेरिएशन का कॉम्बिनेशन है वो बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन शेप हम यूज कर रहे होते हैं। लाइक अगर सिमेट्रिकल कर्व हो तो हमने पढ़ा था कि वी ऑलवेज यूज मीन एज वेल एज द स्टैंडर्ड डेविएशन to find out the center value of the data as well as the variation of the data. We always use median and IQR, interquartile range, if the data shape is
skewed, either it's a positive skewed or a negative skewed. ठीक है, और अगर डेटा की शेप बाय मॉडल आ जाए, so we will prefer average value mod, and to find out the variation we prefer range. ठीक है, और हमने आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि जी वेरिएंस कब इस्तेमाल करना है और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस है। ओके, अगर ये मीटिंग एंड हो जाए काइंडली इसी आईडी से दोबारा लॉग इन हो जाइए। ओके, सो इसमें हमारे पास क्या है कि वेरिएंस हमारे पास और स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने डिफाइन किया था कि एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एक्चुअल यूनिट के अंदर आंसर प्रोवाइड करता है, जबकि वेरिएंस आपको यूनिट स्क्वायर के अंदर आंसर देता है। लाइक जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की हुई है कि अगर मैं वेट को मेजर कर रहा हूं और वेट की मैंने वेरिएशन निकाली, अगर मैं वेरिएंस से उसकी वेरिएशन निकालूंगा तो वो मुझे, फॉर एग्जांपल अगर वेट के यूनिट केजी है तो वो मुझे केजी में आंसर नहीं देगा बल्कि केजी स्क्वायर में आंसर देगा, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे उसके एक्चुअल यूनिट के अंदर आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है इन केजीज के अंदर। और लास्टली जो हमने सीवी पढ़ा था विच इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। सो बाकी रेंज, आईक्यू और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन हमने डिस्कस किया था, दीज आर द मेजर्स ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस जो कि आपको आपके पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आंसर्स प्रोवाइड कर देते हैं, जबकि सीवी जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जो कि आपको आपके यूनिट के अंदर आंसर नहीं प्रोवाइड कर रहा होता बल्कि परसेंटेज के अंदर आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है। सो दिस इज वेरी गुड कि अगर डिफरेंट तरह के यूनिट्स हैं और आपको उसकी कंसिस्टेंसी मेजर करनी है, ठीक है, टू चेक कि कौन सा मशीन जो है वो कम वेरिएशन प्रोवाइड कर रहा है, सो वी कैन कैलकुलेट द सीवीज। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। सो ये प्रोबेबिलिटी स्टैट्स के अंदर काफी डिटेल में इनको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो अब हम क्विकली डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ वी कैन ड्रॉ द डॉट प्लॉट। सो डॉट प्लॉट, हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट तीनों के तीनों जो है वो डाटा की शेप को इंडिकेट करने के लिए हमें जो है वो ड्रॉ किए जाते होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। सो डॉट प्लॉट इज सिंपली कि हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एवरी डाटा पॉइंट को हम जो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू इंडिकेट कर देते हैं और बेसिकली ईच डॉट उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा होता है तो ऑब्वियसली हम उसको जो है वो वन आफ्टर अनदर आफ्टर जो है वो हम इंडिकेट कर देते हैं प्लॉट के ऊपर, ठीक है जी। सो लाइक जैसे हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमें डिफरेंट तरह के नंबर्स नजर आ रहे हैं 12.9, 12.3, सो हम उनको जस्ट जो है वो प्लॉट जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। सो ईच डॉट बेसिकली ईच नंबर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है जी। ओके, सो सिमिलरली जो हिस्टोग्राम हमारे पास है, सो हिस्टोग्राम भी हमने कहा था कि ये बेसिकली एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्लास बाउंड्रीज ले लेते हैं, मीन दैट इज रेंज ऑफ द डेटा सेट, और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं एंड ईच बार विड्थ बेसिकली आपके ग्रुप के या क्लास के इंटरवल को इंडिकेट कर रही होती है, और जो लेंथ ऑफ बार होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रही होती है। सो हिस्टोग्राम हमें इन चार चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है जो कि हमने लास्ट कोर्स के अंदर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट में डिस्कस भी किया था। दैट इज कि हमें डाटा की शेप के बारे में बता रहा होता है एंड बेस्ड ऑन द डाटा शेप वी आर आइडेंटिफाइंग should we use mean, should we use median, should we use mod, ठीक है, या हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करें वेरिएशन के लिए। सो बेसिकली ये हमें सिमेट्रिकल या स्क्यूड की सेंस में इंडिकेट कर रहा होता है, एज वेल एज these data sets, you can say these plots, dot plot, box plot, as well as histogram हमें outlier in the data set को भी indicate कर रहा है। Okay, okay, lastly we have the third type of चार्ट है विच इज द बॉक्स प्लॉट। एज यू नो दैट कि बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए हमें 5 चीजों की जरूरत होती है। सो वी नीड लोअर क्वार्टाइल मीन Q1, we need upper quartile which is Q3, we need Q2 which is equal to median, as well as we need lower whisker and upper whisker. So lower whisker हम किस तरीके से कैलकुलेट करते थे using this formula, and how we calculate the upper whisker we use this formula, ठीक है। और अगर कोई डाटा पॉइंट लोअर विस्कर को क्रॉस करता था या अपर विस्कर को क्रॉस करता था तो हम कहते थे दिस इज द आउटलायर डाटा सेट, ठीक है जी, मीन दैट पॉइंट्स आर इंडिकेटिंग द आउटलायर ऑफ द डाटा। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट शेप के सिमेट्रिकल कर्व कब होती है जब मीन मीडियन मॉड इक्वल होते हैं। सो दिस इज अ सिमेट्रिकल। इसी तरीके से पॉजिटिव स्क्यूड मीन जब राइट टेल लॉन्गर होती है, लेफ्ट स्क्यूड कब होती है जब लेफ्ट टेल लॉन्गर होती है। So as you know that in a right
skewed mean is always greater than median and median is always greater than mod, ठीक है, जबकि लेफ्ट skewed के अंदर median is always greater than mean, ठीक है, आपके पास होता है, right? So these are the relationship between the average value, or you can say the centered value based on the shape of the data set. Okay, so ये हम already discuss कर चुके हैं कि अगर आपके डाटा की शेप जब सिमेट्रिकल है तो आपने सेंटर पॉइंट मीन एवरेज वैल्यू निकालने के लिए मीन को इस्तेमाल करना है और वेरिएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेरिएंस। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट के अंदर आंसर प्रोवाइड करता है, जबकि अगर स्क्यूड है तो यूज सेंटर पॉइंट के लिए हम मीडियन इस्तेमाल करेंगे और वेरिएशन पॉइंट के लिए हम IQR को इस्तेमाल करेंगे मीन इंटर पॉइंट। और अगर बाय मॉडल हो, so to find out the center value mod, to find out the spread, or you can say to find out the variation, we will use the range. Okay, so यहाँ पे ये basically ये जो मैं slide आपको show कर रहा हूँ, यहाँ पे हम indicate कर रहे हैं property of the mean, ठीक है? So property of mean हमने discuss किया था कि that is one of them is the sum of deviation is equal to 0. So sum of deviation is equal to 0 का क्या मतलब है, जिसको हम जो है वो लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स समेशन yi माइनस y बार इज इक्वल टू 0. सो वो कहते हैं कि अगर आपके पास ये डेटा सेट है y और आप इसकी एक एवरेज वैल्यू निकालो विच इज 8.9, अगर हम ईच वैल्यू के अंदर में से उसकी y बार को माइनस करके लिखते जाए, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y माइनस y बार. So 11 minus 8.9, 9 minus 8.9 and so on. So हम each value में से अगर इसको माइनस करते जाएं and then if we sum this number, this would be equal to 0. So हमने probability set में इसका analytically proof भी किया था. So अगर आप लोगों को याद हो उसको करने की कोशिश कीजिए. And the second thing which we discussed was the sum of square of deviation was minimum. So वो हमने क्या किया था कि अगर हम इस sum of deviation का जो है मीन समेशन yi माइनस y बार और इसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये मिनिमम आंसर होगा, मीन ये एट पॉइंट x बार ये हमें ये फंक्शन मिनिमम आंसर प्रोवाइड कर रहा होगा. और उसका हमने एग्जांपल के जरिए हमें एग्जांपल जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम y माइनस y बार की ईच वैल्यू का हम स्क्वायर ले लेंगे. देन इफ वी सम दैट we can say that at the value of this x bar or you can say y bar, so this is the minimum answer of this function, right? और हमने probability stat में इसका analytical और you can say mathematical proof भी किया था कि how we can prove that कि at the value of y bar the answer of this is minimum. So kindly उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा. So अगर कोई question होगा तो वो हम फिर इंशाल्लाह discuss करेंगे. Okay. Then हम जो most important part is कि how we can interpret the standard deviation. As you know that कि histogram की shape को देखते हुए हम data की spread को या variation को indicate कर सकते हैं. और standard deviation को हमने interpret किया था कि from the center point how much the data points are lying away from the mean value or you can say the center value, ठीक है? So जैसे जैसे आपकी standard deviation की value increase होती चली जाती है, हम कह रहे हैं कि स्प्रेड और वेरिएशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती चली जा रही है फ्रॉम द सेंटर वैल्यू. सो जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता चला जा रहा है, इट मीन यू आर स्क्यूजिंग टुवर्ड्स द एवरेज वैल्यू और द मीन वैल्यू, ठीक है? सो इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0, दैट मीन every time we are producing exactly the same number which is equal to the average value. Okay, and then हमने जब वो डिस्कस किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एक चीज याद रखिएगा, लाइक जैसे हम प्रॉपर्टी स्टैट के अंदर भी आपको अगर याद होगा कि हमने कहा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज जो हम एवरी काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्कस कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है लाइक जैसे हमने डिस्कस किया था जी टेस्ट की है या टी टेस्ट के पर्सपेक्टिव से या काई स्क्वायर टेस्ट के पर्सपेक्टिव से, वो तमाम के तमाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. सो इसलिए हम क्विकली जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो रिव्यू कर रहे हैं. ओके, सो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिव्यू करते हैं ना नेक्स्ट वीडियो. सो काइंडली लॉग इन हो जाएगा, दोबारा से सेम लॉग इन आईडी को यूज करते हैं.